हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था। उधमपुर जिले के टिकरी में काली माता मंदिर पर हुआ श्रद्धालुओं का स्वागत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में मेट्रो से पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, स्टूडेंट से की बातचीत। सीएम धामी ने कांवर को लेकर सभी अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा उत्तराखंड सभी कांवरियों के स्वागत को तैयार। उत्तराखंड में G20 की सफल बैठकों के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून डीएम सोनिका और तमाम अधिकारियों को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को उधमपुर जिले के टिकरी में काली माता मंदिर में जिला प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। जम्मू से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। शुक्रवार सुबह करीब 4:15 बजे पूजा अर्चना के बाद उपराज्यपाल व अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। भक्तों ने भोले के जयकारे लगाकर यात्रा की शुरुआत करी। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की घटनाओं को ध्यान में रखकर कुछ हिस्सों को संवेदनशील घोषित किया गया है। यहां से गुजरने पर तीर्थ यात्रियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। खच्चर का इस्तेमाल करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। यह हेलमेट श्राइन बोर्ड की तरफ से मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त की गई जमीन पर गरीबों के लिए बने फ्लैट का उद्घाटन किया और 76 फ्लैट्स की चाबियां उन्हें सौंपी। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि ये वही प्रदेश है जहां 2017 से पहले माफिया गरीबों, व्यापारियों और सरकार की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर हाउसिंग यूनिट बनाई जा रही है। एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से अमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, और सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी द्वारा लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपने से पहले एक लाभार्थी जहीदा फतिमा ने भावुक होते हुए बताया कि यह उनका और उनकी मां का सपना था कि उनका खुद का एक मकान हो। फातिमा ने बताया कि वे 30 साल से किराए के मकान में रह रही है। आज खुद के घर की चाबी मिलने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी का धन्यवाद किया। हमें बहुत खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है भाजपा विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत खुशी है। मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि जो सपना मेरी मम्मी का भी था, मम्मी मेरी नहीं है, मेरे पापा हैं और हम 2 बहन 1 भाई हैं और हम लोग 4 ही लोग हैं, मम्मी नहीं। मेरी मम्मी का सपना भी था और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। माँ 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़, इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने समारोह में शामिल होने के लिए मेट्रो से यात्रा की और आम लोगों के साथ बैठ उनसे बातचीत भी की। समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि 20वीं सदी के तीसरे दशक ने आजादी के आंदोलन को नई गति दी और इस 21वीं सदी का तीसरा दशक देश की विकास यात्रा को नई गति देगा। पिछले कुछ वर्षों में आईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये संस्थान नए भारत की आधारशिला बन रहे हैं। तीसरे दशक ने, अगर पिछली शताब्दी के इतिहास की तरफ नजर करें तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी थी। अब इस शताब्दी का ये तीसरा दशक
भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स जैसी संस्थाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये सभी इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी शिफ्ट किया कि छात्र क्या सीखना चाहता है। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकारी अध्यक्ष एपी जियाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल से निष्कासित सदस्यों के द्वारा भ्रमर खबरें फैलाई जा रही हैं कि 24 और 25 जुलाई को उत्तराखंड क्रांति दल का नाम बदल दिया जाएगा, जिसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि परमीला रावत और जेपी उपाध्याय पार्टी से निष्कासित सदस्य हैं और उनके द्वारा भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। साथ ही पार्टी के नाम और लेटर पैड का अवैध तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं निष्कासित सदस्यों पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के द्वारा उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार को पत्र के माध्यम से कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, जिस पर डीजीपी ने भी पार्टी को आश्वासन दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई न होने पर पार्टी कानूनी तरीके से न्यायालय का रुख करेगी। समाचार कभी उत्तरकाशी से, कभी मसूरी से, कभी ऋषिकेश से पत्रकार वार्ता के माध्यम से ऐसे लोग दे रहे जो पार्टी में है ही नहीं। उत्तराखंड क्रांति दल से निष्कासित हैं और तमाम मीडिया को अच्छी भली भांति बताया है कि श्री जयप्रकाश उपाध्याय और परमीला रावत पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल के पैड का और नाम का उपयोग करने का उनको अधिकार ही नहीं, तो अवैध रूप से वो पार्टी का नाम और पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज के जो समाचार पत्रों में एक भ्रामक समाचार उन्होंने छापा है कि 24-25 जुलाई को उत्तराखंड क्रांति दल नाम बदला जा सकता है। भाई ये बहुत ही जघन्य अपराध है, गहरी साजिश है। उत्तराखंड क्रांति दल केवल हमारी ही नहीं, उत्तराखंड के हर जनमानस के हृदय में तो उत्तराखंड क्रांति दल का नाम बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये भ्रामक समाचार जो दे रहे हैं, और मेरा विशेष करके मीडिया से निवेदन है कि इस तरह के समाचार को महत्व न दे। कृत्य है किसी के नाम का दुरुपयोग करना, वो कर ही नहीं सकते। डीजीपी ने इसको आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करेंगे। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेजा है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कानूनन जो है न्यायालय में भी इसके जाएंगे, लेकिन ये गलत है, हम इसको कंडम करते हैं। वो किसी भी सूरत में उत्तराखंड क्रांति दल का नाम न तो प्रयोग कर सकता है, और पैड भी गलत, कहीं पे उन्होंने प्रेम कॉम्प्लेक्स लिखा है, कहीं ऋषिकेश, अलग अलग पते पे, कभी उत्तराखंड 10 कचेरी रोड का उग रहे, वो खुद ही भ्रामक जो है पते भी दे रहे हैं, जो बिल्कुल इलीगल है और उसको हम कतई स्वीकार नहीं करते। हम इसका खंडन करते हैं और आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि इस तरह के भ्रामक समाचारों को अपने उसमें स्थान न दें। इस साल शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में हरिद्वार से ऋषिकेश तक मेला क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा की संख्या को भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही 12 पैरामिलिट्री फोर्स की भी मांग की गई है। कांवड़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग यात्रा रूट पर जगह जगह स्वास्थ्य शिविर भी लगाएगा, जहां पर मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आला अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सभी विभागों के साथ बैठक की जा चुकी है और वे फिर से इनको लेकर बैठक करेंगे। साथ ही सभी कांवड़ियों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत करेंगे। देखिए, कांवड़ यात्रा के लिए सारी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं और पूरे देश भर के कांवड़िया यहाँ आते हैं, शिव भक्त आते हैं। उन सभी का ठीक प्रकार से उनकी यात्रा संपन्न हो, ठीक प्रकार से माँ गंगा का जल लेकर वो अपने अपने स्थानों पर जाएं। हमने सभी विभागों की, मैंने स्वयं इसकी बैठक की है और मैं बीच में भी बैठक करूंगा। हम सभी कांवड़ियों का, शिव भक्तों का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत करेंगे, सबका अभिनंदन करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी यात्रा हो, उसके भी समुचित प्रबंध किए गए हैं।
यूसीसी पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद सियासी दलों ने सरकार पर वार प्रहार करना शुरू कर दिया है। इसी बीच उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 2022 के चुनाव में जब वे जनता के बीच में गए थे तो बीजेपी ने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर दोबारा बीजेपी सरकार में आती है तो समान नागरिक संहिता कानून लागू करेंगे, जिसके उपरांत सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कमेटी का गठन किया और लगभग 1 साल तक कई अहम बैठकों के बाद कमेटी ने कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है और इसके साथ ही उत्तराखंड सबसे पहले यूसीसी कानून को लागू करेगा। देखिए, ये समझना आवश्यक है कि जब हम 2022 के चुनाव में जा रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से एक वायदा किया था कि यदि हम वापसी करेंगे तो हम समान नागरिक आचार संहिता लागू करेंगे। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपनी आवाम का कि जिन्होंने हमारे कार्यों के दम पे और इस मुद्दे पे हमें दोबारे जनमत दिया और हम सरकार में आए। पहली बैठक कैबिनेट की इसी विधानसभा में हुई थी, मैं उसका हिस्सा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्षता की थी। एक एजेंडा सिर्फ उस कैबिनेट का था कि हम समान नागरिक आचार संहिता लागू करने के लिए एक समिति बनाएंगे, जिस समिति ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। और मैं भी बताना और कहना चाह रहा हूँ कि 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उस समिति ने 163 बैठकें विभिन्न क्षेत्रों में किए हैं, 13 जिलों में किए हैं, दिल्ली में किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बैठकें आयोजित किए हैं। हर हितधारक से, जो हमारे आयोग हैं, जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, जिसमें ये लोग भी शामिल हैं जो तरह तरह की बात उठा रहे हैं, सभी लोगों की राय मशवरा उन्होंने किया है और आज उसका अंतिम प्रारूप लगभग तैयार हो गया है। प्रिंट होने के बाद हमारे सामने जब आएगा, यानी सरकार के सामने आएगा, तो सरकार उसकी आगे की कार्रवाई करेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा देश का कि वो जो एक नज़ीर पेश करेगा कि हम समान नागरिक आचार संहिता के बारे में हम आगे बढ़े। जोशीमठ में भालू के दस्तक देते ही लोगों में खौफ पैदा हो गया है। आसपास के इलाकों में भालू दिन में ही खुलेआम घूम रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के मन में भय की स्थिति पैदा हो गई है। गुरुवार को लगभग 4 बजे भालू सिंहधर में स्थित एक मकान के पास खेतों में घूमता दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और भालू को वहां से भगाया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भालू काफी दिनों से यहां आ रहा है और फसलों को बर्बाद भी कर रहा है। भालू के भय से लोग अपने पशुओं का चारा लेने भी नहीं जा पा रहे हैं। वहीं वन विभाग भी केवल पटाखे फोड़कर भालू को भगाकर महज खाना पूर्ति कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई के द्वारा नोटिस दे दिया गया है। 2016 में जब हरीश रावत की सरकार गिरी थी, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सरकार बचाने को लेकर स्टिंग हुआ था, जिसको लेकर सीबीआई ने स्टिंग की ऑडियो मैच करने को लेकर हरीश रावत को नोटिस थमा दिया गया। लेकिन हरीश रावत का कहना है कि जो नुकसान उन्हें होना था वो 2016 से 17 में ही हो गया था। साथ ही कांग्रेस को भी इससे नुकसान हुआ। वह जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अभी भाजपा का समय चल रहा है, इसलिए वह सही समय का इंतजार कर रहे हैं। फेसबुक में भी आमंत्रण भेज दिया और इत्फाक से वो टेलीफोन नंबर दे करके गए थे, भले लोग थे, तो मैंने उनको टेलीफोन करके अभी उन्होंने नोटिस मुझको सर्व किया है। अब वकील साहब से बात करेंगे। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हमें जो कुछ भी इस प्रकरण में नुकसान होना था वो 2016-17 में हो चुका है। एक दुष्प्रचार षड्यंत्रपूर्वक रचे गए स्टिंग के परिणाम स्वरूप हमको झेलना पड़ा। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और मुझे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी नुकसान हुआ। और अब ये कुछ उत्पीड़न कर सकते हैं, हम उसको झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गिरफ्तारी की बात कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए तैयार है। आखिर कानून जो है किसी समय तो हमारे पक्ष में खड़ा होगा, तो हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे और लड़ाई को हर स्तर पर लड़ेंगे जहाँ जा सकेंगे। सीबीआई कोर्ट में भी लड़ेंगे, उससे आगे भी लड़ेंगे। तो बतवा सत्य में विजय थी। अब हम भी तो दुनिया भी तो देखेगी, देश देखेगा। कोई कांग्रेस भी 2 साल की नहीं है, भाजपा की सरकार भी, भाजपा भी केवल 2 साल रहने वाली पार्टी नहीं है, पार्टियां आगे भी रहेंगी। तो ये तो देखेंगे कि किस तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट्स का दुरुपयोग हुआ है, वो सिद्ध होगा। क्योंकि कहाँ है वो खरीद, कहाँ है वो पैसा, कहाँ है वो विधायक जिनको खरीदा होता है। कुछ तो बात हो। और फिर एक बात है, अपने विधायक हमारी पार्टी के विधायक, वो तो जब तक निकाल नहीं दिए गए पार्टी से तब तक तो कांग्रेस के विधायक थे। तो उनसे बात करना कानून में कैसे जुर्म हो सकता है यदि बात कर भी रहे।
किसी भी प्रदेश में बाल विवाह और बाल श्रम जैसे कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा को समाज से पूरी तरीके से हटाया जा सके। उत्तराखंड में भले ही बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए राज्य सरकार हर साल मोटा बजट खर्च करती है, लेकिन आज भी उत्तराखंड में बाल विवाह हो रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि इस पूरे मामले को आयोग गंभीरता से ले रहा है, साथ ही आयोग की तरफ से ऐसे मामलों को चिन्हित भी किया जा रहा है और जिन इलाकों में बाल विवाह की घटनाएं सामने आ रही है उन पर निगरानी भी रखी जाएगी। मौके पर कार्रवाई कर दोषियों पर कठोर सजा दी जाएगी। गीता खन्ना ने कहा कि राजधानी देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आयोग को शिकायतें मिल रही है। इन इलाकों में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से ले लिया है। तो जैसे हमारे जो आंकड़े थे उसमें किसी स्लम का कभी कोई शादी का जिक्र नहीं था, बट कल ही मुझसे मिलने आई थी एक बर्ड्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो बिंदाल में पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं। उनके 3 वर्कर्स वहाँ रहते हैं। वो बच्चों को पढ़ाने का और उनको स्कूल भेजने के लिए और उनकी इम्यूनाइजेशन वगैरह इंश्योर करने का काम कर रहे हैं। और वो कंप्लेंट तो मेरे पास लेके आए थे वहाँ के सामुदायिक भवन के बारे में कि वो पानी चूरा है, बच्चे अनसेफ है वहाँ पे। लेकिन जब मैं उनसे वार्तालाप कर रही थी कि और क्या क्या चैलेंजेस तुमने वहाँ पर देखा है स्लम की लाइफ, क्योंकि खुद ही आई कैन रियलाइज़ कि बहुत बहुत टफ जीवन है उन बच्चों के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो उसने बताया कि मैम चाइल्ड मैरिज यहाँ पे बहुत रैम्पेंट है, वो उसको फॉर्मलाइज करते नहीं हैं, कहीं कुछ ऑफिशियल डेटा नहीं होता है। लेकिन कुछ लड़कियों से उन्होंने बातचीत करी जो कि क्योंकि वो कम्युनिटी में उनको नहीं लगा कि ये कोई पुलिस है या ये कोई CWC है, कोई डर नहीं लगा। तो उन्होंने बोला कि मेरी उम्र 21 साल है, उसकी गोद में 2 बच्चे भी थे, और तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया कि साहब 10 साल। उत्तराखंड क्रांति दल के आपसी कलहों के बीच एक बार फिर अध्यक्ष पद के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कार्यकारी अध्यक्ष AB जुयाल ने कहा कि पार्टी 24-25 जुलाई को गैरसैंण में अधिवेशन करने जा रही है, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव होना है। आपको बता दें, पूर्व में मौजूदा अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कार्यकर्ताओं की मांग कर पिथौरागढ़ में अधिवेशन की घोषणा की थी, जिसकी स्थिति साफ करते हुए जुयाल ने कहा कि अब ये अधिवेशन पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण में होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पहले तो सर्वसम्मति से एक व्यक्ति के नाम पार्टी अध्यक्ष के लिए रखा जाएगा। अगर एक से अधिक नाम सामने आते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें विभिन्न जनपदों से 15-15 डेलीगेट्स अपने मत का प्रयोग कर नई पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल 24-25 जुलाई को गैरसैंण में अपना सम्मेलन करने जा रहा है और उसकी विधिवत अधिसूचना जारी हो गई है और इसका चुनाव कार्यक्रम हम शीघ्र जारी करेंगे। विधिवत इसमें नामांकन लिए जाएंगे। एक से अधिक प्रत्याशी होने के स्थिति में हमारा प्रयास होगा कि उस पर सर्वसम्मति बनाई जाए। अगर नहीं बनती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होगा। हमारे डेलीगेट्स जितने भी ज़िलों से आ रहे हैं 15-15 डेलीगेट्स हमने हर एक ज़िले से मांगे हैं। देहरादून और दिल्ली प्रदेश इकाइयों से, देहरादून महानगर से 20-20 डेलीगेट मांगे हैं और जितने भी महानगर हैं हर जगह से 10-10 डेलीगेट। ये डेलीगेट सूची हमारी 10 तारीख को जारी हो जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर यह डेलीगेट सूची मतदाता का रूप ले लेगी। इस निवेदन के लिए आप उत्तराखंड में G20 की सफल बैठकों के बाद आज कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून की DM डॉक्टर सोनिका और तमाम अधिकारियों को विधानसभा में सम्मानित किया। आपको बता दें, उत्तराखंड में सबसे पहले हल्द्वानी में बैठक हुई थी और इसके बाद ऋषिकेश में आयोजित हुई। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, अधिकारियों ने बहुत ही कम समय में बैठकों का सफल आयोजन किया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। चाहे वो एयरपोर्ट में ऋषिकेश तक रोडों की सफाई हो, चाहे गंगा आरती की बात हो। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की बैठकों का सफल आयोजन उत्तराखंड में भी करा सकते हैं। कर रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड को उन्होंने 3 G20 की बैठकें आयोजित करने का हमें अवसर प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। 2 ऋषिकेश में, 1 रामनगर में सफलतम बैठकें हमारे यहाँ हुई है। जब G20 के बैठकों की बातचीत चल रही थी तो हम सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन आज तीनों बैठकें बहुत सफल हुई। अब हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम अच्छा कार्यक्रम, अच्छी बैठकें हम लोग यहाँ उत्तराखंड में कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने पूरे जो हमारा अधिकारी वर्ग है, हमारे कर्मचारीगण हैं, हमारा जितना भी प्रशासन का व्यक्ति है, मैं उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि एयरपोर्ट से लेके और
जिस तरह से वेस्टर्न होटल तक किस तरह से दुकानों को सजाने का काम हो, बीच में साज सज्जा का काम हो, जो हमारा डिवाइडर है उसके ऊपर पौध और सुंदर फूल लगाने की बात हो, सड़कों की बात हो, लाइट्स की बात हो, सुंदर पथ प्रदर्शन करके उसमें खूबसूरत काम करने की बात हो। और मैं देखता हूँ जगह जगह जहाँ शौचालय थे या इस प्रकार के जो भी चीज़ें थी उनको उन्होंने बहुत सुधारा है। अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला से पहले तैयारी शिविर के लिए वेस्टइंडीज ने 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। बल्लेबाज क्रैग ब्रैथवेट टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे क्योंकि क्रिकेट वेस्टइंडीज ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला से पहले तैयारी शिविर के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। शिविर शुक्रवार को एंटीगुआ के सीसीजी में शुरू होगा और 9 जुलाई को डोमिनिका की यात्रा करेगी। शुरुआती टेस्ट 12 जुलाई से डोमिनिका में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 20 जुलाई से त्रिनिदाद के क्वेस पार्क ओवल में होगा। इसके बाद 27 जुलाई से 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 अगस्त से 5 मैचों की T20 सीरीज शुरू होगी। इन दिनों एशियस 2023 का दूसरा टेस्ट लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट को 2 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं इसी बीच में एक वीडियो वायरल आ रहा है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। लाबुशेन ने पिच पर गिरा च्युइंगम दोबारा खा लिया। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लाबुशेन च्युइंगम खाने के बहुत शौकीन है। ऐसा बहुत कम होता है जब वो बिना च्युइंगम के मैदान पर उतरे। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लाबुशेन हेलमेट उतार कर खड़े हो गए। इस दौरान उन्होंने एक हाथ में बैटिंग ग्लव्स पहना हुआ है। इसी बीच ऊपर से च्युइंगम गिरता हुआ दिखाई देता है। च्युइंगम को गिरता देख लाबुशेन फौरन उसे उठाकर दोबारा खा लेते हैं। An Ashes series, what a thing that would be. Yeah, Annabelle Sutherland coming in at number 8 and hitting her first Test 100. एक नजर बॉलीवुड की दुनिया पर। जानवी का लेटेस्ट फोटोशूट चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में जानवी बेहद ग्लैमरस लग रही है। उन्होंने गोल्डन शिमरी कटआउट डेटलिंग गाउन कैरी किया है। इस गाउन को पहनकर जानवी बालकनी में खड़े होकर एक से बढ़कर एक हॉट पोज देती नजर आ रही है। जानवी ने इस ड्रेस के साथ न्यूड मेकअप और ब्राउन शेड लिपस्टिक से अपना लुक पूरा किया है। वहीं उन्होंने अपने इस गोल्डन गाउन के साथ एक लॉयन मास्क भी हाथ में कैरी किया हुआ है। जानवी कपूर का यह स्टाइलिश गाउन बॉलीवुड के फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। इस हफ्ते OTT पर फिल्मों और वेब सीरीज की बहार आई हुई है। इसी के साथ डिटेक्टिव थ्रिलर सीरीज चार्ली चोपड़ा भी दर्शकों के सामने आई। इसका पायलट एपिसोड दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलन वैली का पहला एपिसोड सोनी लाइव पर रिलीज हो चुका है। विशाल भारद्वाज की इस सीरीज का पहला एपिसोड पायलट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए स्ट्रीम किया जाएगा। सीरीज में वामिका गब्बी, प्रियांशु पेनवली, नसरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता, रत्ना पाठक शाह, गुलशन ग्रोवर, लारा दत्ता, चंदन रॉय सान्यावाल और पाउली डैन जैसे दिग्गज एक्टर शामिल हैं। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।